So, hello friends, this is NCERT series सेकेंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें. सेकेंड चैप्टर में हम लोग बात करेंगे. द चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर. और इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. ठीक है. सो फिजिकली हम किसी चीज को अगर अलग कर सकते हैं जो एक साथ है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं. आगे हम डिटेल्स में मिक्सचर के बारे में देखेंगे. अब मिक्सचर जनरली दो प्रकार के होते हैं. सो वन इज द होमोजेनस मिक्सचर एंड अनदर वन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर. मिक्सचर जैसे ये आप फोटो में देख सकते हैं, ऑयल और वाटर को जब हम लोग एक ग्लास में रखते हैं तो जनरली ऑयल और वाटर में एक सेपरेशन सी आती है. या फिर एलॉय इज आल्सो अ मिक्सचर जिसमें दो और तीन मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं. हम डिटेल्स में आगे देखेंगे. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. सो बेसिकली यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग मिक्सचर क्या है. मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर केमिकली नॉट कंबाइंड एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. सो फिजिकली हम लोग जैसे अलग कर सकते हैं और केमिकली नॉट कंबाइंड बट इट इज देयर इन इट, that is called to be as a mixture. Now the mixture are of two types, that is homogeneous and heterogeneous, and these are the examples. Now let's go to the next slide. What are the types of mixture? जो हम लोग बात कर रहे थे उसको थोड़ा डिटेल अप करेंगे. homogeneous mixture क्या है? Now homogeneous, this name comes, homo means something which is same or uniform. A mixture that has uniform composition throughout is called homogeneous mixture. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? होमोजेनस मिक्सचर को समझने के लिए उसकी प्रॉपर्टी जाननी जरूरी है. तो प्रॉपर्टीज है, द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल एंड आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लड की बैग दी है, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई अलग से मुझे कंपोनेंट्स नहीं दिख रही है. सो इट जस्ट अ रेड liquid which I could see. So that is called a homogeneous mixture. Similarly, there are so many other like the brine water or the salt water और शुगर सिरप. इसमें हमें अलग अलग कोई कंटेंट नहीं दिखती है. तो दीज आर कॉल्ड टू बी एज अ होमोजेनस वेयर वी कैनॉट सी एनीथिंग physically different into the same mixture. So that is also called a mixture where the homogeneity is completely there. Okay. Now air, जो हम लोग एयर एग्जाम्पल में देखते हैं, जो एयर हमारे आसपास है, इसमें आप जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी तरह तरह के गैसेस है. बट we cannot see them or we cannot feel each and every, but we definitely we could smell different kinds of gases. But in general जब हम लोग एयर या एटमोसफेयर में रहते हैं we cannot feel the same. So that is called the homogeneous mixture. Next is heterogeneous mixture. A mixture that does not have uniform composition and different components are visible, that is called heterogeneous mixture. Heterogeneous मतलब ही होता है कि जिसमें different चीजें रहती हैं. Now different component can be seen as a distinct part. Example जैसे ये vegetable salad है और इसमें आप देख सकते हैं ऑलिव्स दिख रहा है, लेट्यूस दिख रहा है, क्यूकम्बर दिख रहा है, टमाटोज दिख रहे हैं. तो अलग अलग ये आपके ऑनियंस दिख रहे हैं. तो तरह तरह की चीजें सारे अलग अलग दिख रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर. उसी तरह इफ यू मेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, सो हम लोग उसे फिजिकली अलग कर सकते हैं बाई पुटिंग अप अ मैग्नेट. तो जितने आयरन फिलिंग्स है या मैग्नेटिक मेटल जितने होंगे उस मिक्सचर में, वो सारे मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होकर बाहर आ जाएंगे. जो बचेगी वो आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. तो उस तरीके से हम लोग जब किसी चीज को अलग कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर. The next is solution. Now what is solution? Solution is a homogeneous mixture composed of two or more substance. Now in a solution, one substance is dissolved in another substance called solvent. Now one substance which is get dissolved is called solute. हम details में आगे पढ़ेंगे. तो solute एक चीज है जो solvent में मिलाकर हम solution को बनाते हैं. तो solute plus solvent is equal to solution. The solutions are uniform at the molecular level because it all get mixed. जैसे आप यहाँ पे ब्लू कलर की solution देख रहे हैं, say for example ये कॉपर सल्फेट solution है जो ब्लू कलर की होती है
और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत है वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये हमने बता दी। सॉल्यूशन आर द यूनिफॉर्म एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मीनिंग द कंपोजिशन रिमेन द सेम थ्रू आउट, सारी जगह पे कंपोजिशन इनकी मॉलिक्यूलर लेवल में सेम है। की कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वो जैसे हम बता रहे थे, सॉल्यूट पहला है। सॉल्यूट जो ऐसे ब्लू पाउडर हम समझ लेते हैं, केमिकली उतनी डिटेल्स नहीं जाननी है, अभी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना ही जान लेते हैं कि इट्स अ ब्लू पाउडर। तो ब्लू पाउडर को हम सॉल्यूट मानते हैं। और सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट, इसको मुझे सॉल्वेंट में मिलानी होंगी, तो इसे कहा जाता है, जो हमें मिलानी होती है वो सॉल्यूट है। यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो हम लोग थोड़ा सा ही, कोई भी चीज को जब हम लोग, कोई चीनी हो, नमक हो, या ग्लूकॉन डी हो, या कुछ भी हो, जब हम लोग कोई कलर को भी पानी में मिलाते हैं तो द कंटेंट ऑफ द कलर इज लेसर देन द कंटेंट ऑफ द सॉल्वेंट। पानी जितना होता है उतना ही हम कंटेंट या सॉल्यूट कंटेंट हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग कम सॉल्यूट यूज करते हैं, सॉल्वेंट हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो सॉल्यूट की कुछ एग्जांपल दी है, जैसे सॉल्ट इन द सॉल्ट वाटर, शुगर इन द टी। तो ये सारी चीजें बेसिकली सॉल्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट। अब वहां पे लास्ट स्लाइड में हमने ब्लू कलर की सॉल्यूशन सॉल्यूट देखी थी, यहाँ पे मैंने पानी देखा। अब पानी की कंटेंट ज्यादा है, और द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। नाउ यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, समझ तो आप पा रहे होंगे, वाटर इन द सॉल्ट वाटर, वाटर इन द टी। तो ये दोनों मिलकर वो ब्लू कलर की सॉल्यूशन होती है, जो कि ये है। ये दोनों जब मिलेंगे ये सॉल्यूशन बनेंगी। सो दिस इज द थिंग जिससे हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन? नाउ द फर्स्ट टाइप इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन एग्जांपल, salt dissolved in water, so it become a salt water, or it called to be as a brine. So this is a liquid solution, वहां पे characteristic the solvent is a liquid. Now similarly gaseous solution क्या है, जिसमें हम लोग गैस, a mixture of gases such as nitrogen, oxygen and other gases, ये mix होती है आपस में। Now the solvent is also a gas. When a gas is get mixed with the other gas is called the gaseous solution. उस तरह से solid solution क्या है, when alloy like brass is a mixture of copper and zinc, it get blended to form सोल्यूशन विच इज कॉल्ड सॉलिड। अब इस एलॉय को थोड़ा सा भी डिटेल कर देते हैं, आगे हम लोग एलॉय को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन एलॉय क्या होता है कि एक कोई सॉलिड मेटल है, उनको हम लोग मेल्ट किए, लेकिन मेल्ट करने के बाद इट इज नॉट बिकम लाइक अ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग एक पानी की तरह लिक्विड जैसे फ्लो करते हैं, वैसे वो फ्लो नहीं करते। हम लोग जब किसी मेटल को गलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उनमें एक सेमी सॉलिड टेंडेंसी रहती है। So that tendency when it is getting mixed with other metal and it formed to be as a alloy, that state is called the solid solution. Now इसमें जो solvent होती है जिसमें हम लोग mix कर रहे हैं, that is also a solid. Basically इसको अगर मैं डिटेल में बताऊं, और या फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेटली बताऊं, तो ये सॉलिड नहीं बल्कि सेमी सॉलिड कंडीशन में रहता है। सॉलिड कंडीशन में रहेंगी तो वो मिक्स नहीं होगी। सो बेसिकली दैट state is called the solid solution. So types you have understood. Next is the properties of solution. Now the properties of solution which are important, by which we could understand that okay, so this is a solution. So these are the properties by which we could understand. One is homogeneous nature, मतलब सेम नेचर की कुछ होने वाली है। होमो मैंने पहले ही कहा था, होमोजेनस मतलब ही सेम तरीके की कुछ होने वाली है। द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सेम यूनिफॉर्म। स्टेबिलिटी, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल्ड आउट और सेपरेट ओवर टाइम, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग सॉल्यूशन में क्या होता है ना, कि जैसे मिक्सचर की बात करते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर, उसमें अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने सैंड और आयरन फिलिंग्स की बात की थी, तो मैग्नेटिक वे में हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। बट हियर इन द सॉल्यूशन देयर इज अ स्टेबिलिटी, वी द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल्ड आउट और सेपरेटेड ओवर टाइम। अगर हम कोई चीज को रख दे और वो दोनों सेपरेट हो गए, तो हम वो चीज नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा, एक एग्जांपल जैसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग पानी में कुछ तेल की 2-3 चम्मच तेल डाल दिए, तो वो अलग से एक सेपरेशन बन जाती है। लेकिन आप जब उसको फिर से मिक्स करोगे तो इट बिकम्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। बट उसको कुछ देर अगर रख देते हो तो
आप देखना कि जो ऑयल होती है वो ऊपर की तरफ और पानी नीचे की तरफ चली आती है। तो दिस इज द कंडीशन which is not following the properties of solution because it is getting separated। तो इसी चीज को समझाया जा रहा है with the stability। So stability अगर if it is a solution then the solution will having the stability of this part that you cannot uh, separate over time। You cannot separate the solute and the solvent over time। Next is the particle size। The solute particle are at the molecular or ionic level typically less than 1 nanometer in diameter। Now this is not very important at this point of time but particle size is very small। इतना आप जान लो तो अच्छा है क्योंकि molecular stability को reach करने के लिए उन्हें less number of less size में उनको रहना होगा। That's the reason why the particle size is very small। Next is the transparency। The solution usually transparent meaning light pass through it without being scattered। दो देर आर सम एक्सेप्शन लाइक द कोलोइडल सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सॉल्यूशन यूजुअली प्रॉपर्टीज में ही आती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है जिसमें से लाइट विदाउट एनी स्कैटरिंग पास कर सकते हैं। ठीक है। कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। सो बेसिकली आफ्टर इट गेट मिक्स्ड, ये मिक्स कैसे होता है हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में दैट द मैटर इज हैविंग स्पेसेस, there is some intermolecular spaces between the matter। so वो intermolecular spaces में ये solute particle basically अपनी जगह बना लेते हैं और उनको डिफ्यूज कर जाते हैं जिसके कारण वो टोटली मिक्स हो जाती है एंड उसी के कारण हम उन्हें फिल्टरेशन प्रोसेस में अलग नहीं कर सकते। एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। Now this is very important। We have to understand what is concentration of the solution। इस पे जनरली चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल सम्स आते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मींस व्हाट। नाउ द कंसंट्रेशन, किसी चीज की जब हम कंसंट्रेशन कहते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कंसंट्रेशन, जब हम लोग कंसंट्रेट की बात करते हैं कुछ सिनोनिमस और वर्ड याद आएंगी जैसे फोकस, या फिर किसी चीज में हम थोड़ा सा सीरियस हो जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो हो जा रहे हैं, थोड़ा सा उन चीज में अ, अ, हमारी जो इंटेंशन है या हमारी जो सोच है, हमारी जो फीलिंग है, वो सारी चीजें ना एक जगह आ जाती है। तो एक काइंड ऑफ द द एंटायर जो डाइवर्सिफाइड वॉल्यूम होता है ना, वो छोटा हो जाता है। दैट इज द वर्ड ऑफ कंसंट्रेशन। व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल मैटर, तो मतलब है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में कंसंट्रेट कर रहे हो, वो तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में और सारी चीजें नहीं रहेंगी। उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मींस, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना अमाउंट है, अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन विल बी हाई, अगर कम है तो कंसंट्रेशन विल बी low। So this can be expressed in various ways। One is called the molarity, next is called the molality, and the third is the percentage composition। अब ये molarity और molality ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, हालांकि आप लोगों को सिलेबस में इन दोनों से शायद ही क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे आफ्टर द completing of the fourth chapter of chemistry, we will do the practice of every sums from each and every chapters। तो हम लोग इस पार्ट पे भी कुछ सम्स कर लेंगे। हालांकि आपके 10th के बाद ये पार्ट में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट हम लोग अभी से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली यू नो द स्टूडेंट व्हेन कनेक्टिंग द एवरी कंसेप्ट ऑफ साइंस, देन साइंस बिकम वेरी इजी। आप साइंस में जो जितने सारे कनेक्शंस होते हैं ना, वो कनेक्शन को अगर आप बांध लेते हो तो आपकी लॉजिक अच्छी हो जाएगी। जब लॉजिक अच्छी हो जाएगी तो आप उन चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। एंड बेसिकली साइंस इज नॉट अबाउट रट्टा मारने वाली कोई चीज। तो रट्टा नहीं मारना है, इसको चीजों को समझना है और चीजों को ना प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है और थोड़ा क्वेश्चन करना है। और अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो बिल्कुल आपको साइंस बहुत आसान लगेगी। साइंस, मैथ्स, ये सारे बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और आप, मुझे लगता है कि आपको मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से ही पढ़ाने की ताकि आप उन चीजों को कनेक्ट कर सको। ठीक है।
बट परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो थर्ड पार्ट है ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, सो बेसिकली इस पे हम लोग ज्यादा सम्स करेंगे और इसको डिटेल में समझ भी लेंगे, इसको आप भी अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now molarity, molarity number of moles of solute पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ ये मोल्स क्या है, ये हम लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स में जानेंगे। अभी के लिए समझ लो कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंगल एलिमेंट, और सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल एलिमेंट, जिसको हम लोग बाद में डिटेल में जब एवोगाड्रो नंबर पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। सो दैट इज कॉल्ड द moles of that particular element. So moles of solute. So moles of solute, कितना amount of solute per liter solution में है, that is what we called as molarity. Now moles of the solute by liters of solution is called the molarity, जिसको हम लोग बड़े एम से डिनोट करते हैं। इस तरीके के सम्स में आपको बस फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मिल जाएंगे और मोल्स कैसे निकालने हैं ये भी हम लोग आगे जानेंगे। और लीटर ऑफ सॉल्यूशन ये आपको दिया रहेगा, लीटर आपकी लीटर में रहेंगे, एमएल में रह सकता है, आपके सेंटीमीटर क्यूब में रह सकता है। तो दीज आर द वेरियस यूनिट्स बाय विच द क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू। नाउ मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों में डिफरेंस है, ये लीटर में डिनोट करता है, ये केजी में डिनोट करता है। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं, आप देखिएगा दुकान वगैरह में जाते हैं तो जो हम लोग 1 किलो का जो तेल ऑर्डर करते हैं तो जनरली वहां पे आपको देखेंगे कि कुछ तेल के पैकेट में वो वेट में दिया रहता है, कुछ लीटर में दिया रहता है। आज मैंने ये चीज आपको बता दी, अगली बार ये चीज चेक करना कि लीटर में 1 लीटर की तेल की जितनी आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो 1 किलो में थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो बेसिकली ये एक चीज जाननी होती है कि जब हम लोग मोलरिटी को डिनोट कर रहे हैं, सो वी आर टेकिंग into account the liter of the solution, and when we are talking about molality, so we are taking kilogram of the solvent. So जहां पे एक ज्यादा एल है, आर के जगह पे एल ज्यादा है, वहां पे हम लीटर नहीं बल्कि किलोग्राम लेते हैं, और जहां पे आर है वहां पे हम लीटर लेते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैं तो भाई इस तरीके से ही याद रखता था अपने टाइम में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये इस पे मैंने 3 फॉर्मूला लिखे हैं, इन 3 फॉर्मूला के बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट इस फॉर्मूला को आप चाहे वीडियो को पॉज करके ये 3 फॉर्मूला अपने नोट्स में जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो इसको लिख लो, सेल्फ स्टडी में आपके काम आएंगे, सारे सम्स इसी में हो जाएंगे। नाउ वेट पर वॉल्यूम परसेंट is when they ask you to find the weight per volume percent, so weight of the solute, जितने solute आपने ऐड किया वो weight, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन। जब भी हम बात करते हैं तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि 1 चम्मच चीनी मैंने 1 लीटर पानी में ऐड की, तो वेट पर वॉल्यूम परसेंट अगर पूछे तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में दे दे तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, वो बहुत इजी है। और अगर नहीं दे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने पहले ही कहा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे और आसान तरीके से आप समझ जाएंगे इसे। तो बस इसे लिख लीजिए, अगर वेट पर वॉल्यूम परसेंट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। सेकेंड इज वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% होंगी। वेट बाई वेट परसेंट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% होगी। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एलॉय। नाउ एलॉय के बारे में हमने छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया था पहले। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more elements which are amalgamated to form a single metal which is called to be as alloy.
नाउ एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट विच आर एट लीस्ट वन एलिमेंट इज अ मेटल। इसमें से एक मेटल जिसे बेस मेटल कहा जाता है, दैट शुड बी अ मेटल वन, और बाकी नॉन मेटल्स या मेटल की कॉम्बिनेशन या एमलगेमेशन या ब्लेंडिंग फॉर्म में हम लोग जो चीज बनाते हैं उसको कहा जाता है एलॉय। नाउ एलॉय क्यों बनाई जाती है? पहले मेटल था, मेटल बहुत अच्छा था, आयरन थी, कॉपर था, ये सारे मेटल, गोल्ड थे, और इतने अच्छे अच्छे मेटल थे। लेकिन हमें लगा कि कुछ ऐसा मेटल बनाते हैं, आयरन तो अच्छा है, सॉलिड है, स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ बनाना है जिसमें मैं इस मेटल में जंग ना लगे। अब आयरन की एक खासियत है, इतनी सारी खासियत में एक उसकी एक प्रॉब्लम भी है जो रस्टिंग होती है। तो मुझे एक ऐसा मेटल चाहिए भाई जिसमें ये सारी खूबी तो हो लेकिन वो रस्ट भी ना लगे। तो साइंटिस्ट ने बहुत सोचा 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 और फिर उसने बनाया एक नया मेटल, दैट इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसमें और थोड़ी सी सोच विचार करके अब हम लोग, जैसे हाइब्रिडाइजेशन एक साइंस है, हाइब्रिडाइजेशन में हम आज के जमाने में साइंस इतनी डेवलप हो गई है, हम किसी चीज को जो सोचते हैं वो बना सकते हैं। आप देखे होंगे पहले जो बच्चा एक पैदा होता था, एक नॉर्मल प्रोसेस में बच्चा पैदा होता था, और अभी बच्चा पैदा करना, और पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चा पैदा हुए और बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम रहती थी, वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती थी। आज के जमाने में बच्चा प्लान भी पहले होती है, और इतनी साइंस डेवलप हो गई है। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि ह्यूमन ब्रेन्स ह्यूमन ब्रेन्स की भी एक अजीब तरीके की एक डिवाइस की रिसर्च चल रही है, जिसमें वो ह्यूमन ब्रेन में चिप डाल देंगे और आपको जैसा बनना है आप वैसा बन सकते हैं। कुछ लैब में टेस्टिंग चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन ब्रेन में भी अगर कोई मान लीजिए कि मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होना चाहता है, वो स्ट्रांग हो सकता है अगर वो उस चिप को ब्रेन में डाल दे, और ब्रेन में डालने से वो मैथ्स में स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, ये उस रिसर्च में मैंने सुना कि जो शॉर्टफॉल है उस एक्सपेरिमेंट का, कि जो हमारी ब्रेन की एक सर्टेन पार्ट है, वो पार्ट इफेक्ट सबसे ज्यादा कर सकती है, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम लोग जिंदगी भर के लिए भूल सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सी डेली एक्टिविटीज जो होती है वो सारी चीजें हम लोग भूल सकते हैं। तो ऐसे कुछ रिसर्च चल रहे हैं आजकल। जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो बच्चे होते हैं, उसमें काफी सारे रिसर्च करके एक बच्चे पैदा किए जाते हैं। एक तरीके का मैं बच्चा नहीं, मैं इनको रोबोट जैसा लगता है कि आप हर तरीके से, हर जगह से आप कुछ अच्छे अच्छे चीजों को लाकर एक नई चीज बनाते हैं। मैं इस पे ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा क्योंकि बड़े बड़े लोग ने ये इस तरीके के काम किए हैं, तो मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये साइंस की एक डेवलपमेंट है। ये इसी के लिए मैं कह रहा था, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग आजकल सब्जियां, फल, या हमारी जो फूड शॉर्टेज है उनको भी बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस इन द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट इन साइंस। एलॉय भी एक तरीके का हाइब्रिडाइजेशन ही है। बेसिकली वी आर मेकिंग ब्लेंडिंग फॉर्म, इसकी जो गुण है उसकी जो गुण है, और वो सारी गुण को एक जगह मिक्स करके जो हम एक मेटल को बनाते हैं उसको एलॉय कहा जाता है। काफी इधर उधर की बात मैंने की, आई होप एलॉय का मतलब आपने समझ गए होंगे। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, जिसमें एक बेस मेटल होता है और वो मेटल होना ही चाहिए, और बाकी हम लोग नॉन मेटल या मेटल के मिक्सचर से हम लोग एक चीज को बनाते हैं, और उसे एलॉय कहा जाता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो बनती है वो उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, कोरोशन रेजिस्टेंस होता है, और हार्ड होती है। मतलब जिस मेटल से मैंने वो गुण लिए, और बाकी जिन जिन मेटल से मैंने वो गुण लिए, और अल्टीमेटली जो एलॉय बनी, वो इन सारे मेटल का एक तरीके का बाप होता है। वो सारे मेटल का पावर एक जगह पे लेकर रखता है। ठीक है, हो सकता है कि मान लीजिए कि आप में बहुत अच्छी एक खूबी है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो, कोई किसी में खूबी है कि वो बहुत अच्छा मैथ्स करता है, किसी में खूबी है कि वो बहुत अच्छा साइंस में है, किसी का खूबी है वो बहुत अच्छा हिस्ट्री, ज्योग्राफी या एसएसटी में बहुत अच्छा है। और मैंने इन चारों से उनके ये सारे गुण लेकर एक ऐसे इंसान को बनाया जिसमें ये चारों खूबी है, तो वही कहता है एलॉय, क्योंकि इसमें सारी खूबियां हैं, दैट इज कॉल्ड द एलॉय। ओके, सो ये हुई हमारी इस स्लाइड। एलॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलॉय?
नाउ एलॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला चीज है कॉम्पोजिशन, सेकंड इज होमोजेनिटी एंड थर्ड इज द इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज, जिसपे हम लोग ज्यादा फोकस किए थे लास्ट स्लाइड में। कंपोजिशन क्या है? एलॉय कंसिस्ट ऑफ अ बेस मेटल होना चाहिए, पहले भी मैंने कहा, एंड वन और मोर एडिशनल एलिमेंट। नाउ ये मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में एक बेस मेटल होगी और वन और मोर एडिशनल मेटल्स या नॉन मेटल्स होंगी। होमोजेनिटी, एलॉयज आर टिपिकली होमोजेनस, बेसिकली वो लोग होमोजेनस होते हैं, एक जैसे ही होते हैं एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि हम लोग उनको एमलगेमेटेड या मिक्स्ड कर देते हैं। एमलगेमेशन का मतलब होता है एक तरीके का ब्लेंड करना या मिक्स करना, मिक्स कर देते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में वो सारे सेम होते हैं, सेम साइज के होते हैं, मीनिंग द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, चारों तरफ वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। improved properties, alloys are designed to have a superior property, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में ही कहा था कि सारे लोगों से वो खूबियां लेकर एक जो चीज बनी उसको हम एलॉय कहते हैं, जो सबका बाप होता है, गॉड फादर होता है, उस तरीके की सारी गुण उस एक में, सर्वगुण संपन्न जो चीज है उसको कहा जाता है एलॉय। नाउ दैट इज हैविंग द सुपीरियर प्रॉपर्टी कंपेयर टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो जाहिर सी बात है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलॉय। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एलॉय। अब ये आपके बुक में शायद नहीं है, जान लीजिए, अगर कभी भी कहीं पे भी पूछा जाए या आप डिटेल बता सके, ऐसा ना हो कि एलॉय के बारे में बता दिए, आपको बुक में अपने पढ़ी थी, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज जो होती है कहीं पे कभी भी आ जाए, कोई टीचर पूछे या कहीं एग्जाम में आ गया हो, तो आपको ये पूरी डिटेल्स रह सके, जितना आपके सिलेबस के आजू बाजू में हो वो मैंने इसमें कवर किया है, तो ये भी आपको जरूरत होगी। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलॉय? बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशनल एलॉय एंड अदर इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल एलॉय। सब्स्टिट्यूशनल एलॉय क्या है? formed when atoms of the additional element replace the atom of the base metal in its crystal structure। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग फुटबॉल में, क्रिकेट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं या मैथ्स में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो एक के जगह दूसरा किसी को भेजते हैं, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन वैसा ही है। फॉर्म्ड व्हेन एन एटम, एडिशनल जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं वो मेटल, बेस मेटल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वहां पे आके वो बैठ जाती है, और उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज। एग्जाम्पल जैसे ब्रास है, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। नाउ जिंक एटम सब्स्टिट्यूट द कॉपर एटम्स, उससे ब्रास बनती है। एलॉय कॉपर और टीन में टीन एटम सब्स्टिट्यूट कॉपर टू फॉर्म ब्रोंज, तो इसको सब्स्टिट्यूशनल एलॉय कहते हैं। अब इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, बट सब्स्टिट्यूशनल एलॉय अगर आप समझ गए हैं तो कुछ एग्जाम्पल अगर आप याद रखें, दैट इज एनफ फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्लास 10 तक आपको इससे डिटेल्स में कोई नहीं पूछेगा। इंटरस्टिशियल एलॉय, formed when the additional element fit into the interstices। interstices क्या होती है? जब भी कोई मेटल को आप स्ट्रक्चरल लैटिस में आप तोड़ते हैं तो वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है। वो जो मेन पॉइंट होता है, या फिर जिसे हम बॉक्स के हर एक मेन पॉइंट कहते हैं, जहां से जंक्शन पॉइंट जिसे कहा जाता है, वहां पे आपके मेन एलिमेंट बैठते हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। इंटरस्टिशियल एलॉय मतलब है कि वो उस जंक्शन पॉइंट पे नहीं बैठते, लेकिन उसकी बाकी जो हैंड्स होती है उस हैंड्स में बैठी रहती है या स्पेसेस में रहती है, उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल एलॉय। जैसे स्टील है, स्टील आयरन और कार्बन से बनता है, हालांकि आयरन और कार्बन नहीं बल्कि कभी कभार और भी कुछ मेटल की जरूरत होती है जिससे ये स्टील बनती है। तो कार्बन एटम गेट फिट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द आयरन एटम्स, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो कार्बन एटम इसमें फिट होते हैं। इसके अलावा भी निकल क्रोमियम भी यूज होती है स्टील में, बट वी आर फिक्स टू आयरन एंड कार्बन, द बेसिक फॉर्म ऑफ द स्टील। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ एलॉय। अब तक आप समझ गए होंगे एडवांटेज क्या है। एक है एनहांस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। एनहांस स्ट्रेंथ, उसकी जो क्वालिटीज इंप्रूव्ड होती है वो तो होती ही है, इसीलिए एनहांस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। एलॉयज लाइक स्टील आर मच स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन प्योर आयरन। इंप्रूव्ड कोरोशन रेजिस्टेंस, उसमें कोरोशन नहीं होती है, रस्टिंग नहीं होती। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, alloys are often more durable and have a life longer lifespan than pure metal, तो उनकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा होती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एनहेंसमेंट, एलॉय कैन बी टेलर टू प्रोसेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के लिए जैसी जरूरत है उस तरीके की एलॉय हम लोग साइंटिस्ट आजकल बना सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एलॉय विच आर मच बेटर देन द मेटल्स और अदर नॉन मेटल्स।
मेकिंग ऑफ एलॉय बहुत सिंपल है, मेल्टिंग एंड मिक्सिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, मतलब पहले गलाओ, मिलाओ और बनाओ। तीन प्रोसेस, गलाओ, मिलाओ, बनाओ, मेल्टिंग एंड मिक्सिंग। मान लो कि तीनों मेटल को, तीनों एलिमेंट को, एक बेस मेटल और दो नॉन मेटल या मेटल को हमें मिक्स करके एक एलॉय बनाना है। सबको गला दो, सब ये अपनी अपनी जो टेम्परेचर होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो रीच करती है, सब गल जाते हैं, सेमी सॉलिड बन जाते हैं। इनको मिक्स करो, इसको अच्छे से मिक्स कर लो और फिर उसको सॉलिडिफाई कर दो। जो बनेगी दैट मेटल इज कॉल्ड द एलॉय मेटल। तो बेस मेटल एंड एडिशनल मेटल आर मेल्टेड टुगेदर and thoroughly mixed to ensure the uniform composition। अच्छे से इसको मिक्स करवा दो। Solidification, the mixture is allowed to cool and solidify, forming a solid solution or a mixture of different phases depending on the alloy system। जैसे जैसे वो मिक्स होकर वो सॉलिड हो जाते हैं, वो एलॉय बन जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज सस्पेंशन। अब सस्पेंशन, मैं साइंस छोड़कर सिर्फ सस्पेंशन का एक्चुअल मतलब क्या कहता हूँ। अगर किसी इंसान को किसी ऑर्गेनाइजेशन से सस्पेंड कर दिया जाए या फिर किसी काम से उसे सस्पेंड कर दिया जाए, तो सस्पेंड और टर्मिनेशन में फर्क क्या होता है। टर्मिनेशन मतलब मैंने उनको निकाल दी, मतलब सिस्टम से आउट हो गए, और सस्पेंशन का मतलब होता है स्कूल से किसी बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड और रस्टिकेशन दोनों में फर्क क्या होती है। रस्टिकेशन मतलब उसको निकाल दिया, और सस्पेंशन का मतलब है कि मैंने कुछ दिन के लिए उसे अलग रख दिया। अब अलग रखना मतलब हिंदी में अगर एक सीधा नॉर्मल और एकदम देसी स्टाइल में अगर मैं बताऊं, तो सस्पेंडेड का मतलब होता है जो घर का ना घाट का, जो ना स्कूल से बाहर गया और जो ना स्कूल में जा सकता है, बीच में रह गया। तो सस्पेंशन वैसी ही कुछ चीज है जो बीच में फंसा हुआ हो। ठीक है, तो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है। A suspension is a heterogeneous mixture in which solid particles are dispersed in a liquid or gas। सॉलिड पार्टिकल को मैंने डिस्पर्स किया, डिस्पर्स माने एक तरीके के मिक्स की लिक्विड और गैस में, और जो मिक्स प्रॉपरली नहीं हो पाई है वही स्टेट को कहा जाता है सस्पेंशन। So suspension is a mixture जिस in which solid particles are getting dispersed to liquid or gas। अब देखते हैं क्या है। These particles are large enough that do not dissolve but remain instead suspended throughout the medium। Suspended रहते हैं, उसमें तैरते रहते हैं। आपको सारे अलग अलग पार्टिकल्स दिखेंगे, लार्ज इनफ पार्टिकल्स है वो सारे दिखेंगे, लेकिन वो सस्पेंडेड रहेंगे लेकिन मिक्स नहीं होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द सस्पेंशन। ड्यू टू द साइज ऑफ द पार्टिकल सस्पेंशन हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। अब इनकी साइज और इनकी जो सस्पेंडेड प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण इनकी अपनी कुछ डिस्टिंक्शन प्रॉपर्टीज में और बिहेवियर में भी दिखेंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पता चले कि वो सस्पेंशन है। एक तो देखकर ही पता चल सकता है कि हम जब भी कोई सोल्यूशन को देखेंगे या मिक्सचर को देखेंगे, उसमें जो पार्टिकल्स बाहर मूव कर रहे हैं, होमोजेनिटी के बाहर है, उसको हम सस्पेंशन ही कहेंगे। तो हेटेरोजेनस नेचर मतलब अनलाइक सॉल्यूशन, सस्पेंशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यूनिफॉर्म नहीं है, उसको अलग अलग हम देख सकते हैं। सो द पार्टिकल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मीडियम, अनइवनली वो चारों तरफ फैली रहती है। पार्टिकल साइज हमेशा ज्यादा होता है, टिपिकली लार्जर देन 1 माइक्रोमीटर। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, ओवर टाइम द पार्टिकल इन सस्पेंशन में सेटल टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू ग्रेविटी। वो इधर उधर घूमते रहेंगे, फिर धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आके सेटल्ड हो जाएंगे। सेपरेशन मेथड, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड सच एज फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन या फिल्टरेशन, ये प्रोसेस से हम लोग उन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट आर एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन क्या है। एक है मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर मतलब सॉइल पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर विच आर नॉट गेटिंग मिक्स। कुछ पानी मिल जाती है तो क्लेई वाटर हो जाती है, और कुछ जो मिक्स नहीं हो पाती है वो नीचे सेटल्ड हो जाती है। इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब द सॉलिड पार्टिकल्स विल इवेंचुअली सेटल एट द बॉटम। मडी वाटर की नीचे सेटल होकर बैठ जाएगी। सैंड इन वाटर कभी मिक्स नहीं होंगी, वो नीचे ही रह जाएंगी। सस्पेंडेड वाटर में रहेंगी और धीरे 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 ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे सेटल हो जाएंगी। फ्लावर पार्टिकल्स, फ्लावर पार्टिकल मतलब आटा, सस्पेंडेड इन वाटर। तो अगर आप
कुछ स्प्रिंकल करते हैं आटा को पानी में, आप देखना वो आटा घुलती नहीं है। आप बताओगे कि आटा हम लोग जब रोटी पकाने के लिए आटा को डाउ मेकिंग करते हैं तो उसमें तो पानी मिलाते ही होंगे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सॉल्यूट पार्ट होती है, मतलब यहाँ पे आटा है और जो सॉल्वेंट पार्ट है, जो पानी है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। लेकिन आप इसे जब सॉल्यूशन में लाते हो, आटा या मैदा किसी भी चीज को या कॉर्नफ्लावर को, जब आप स्प्रिंकल करते हो पानी में, तो आप देखना वो मिक्स नहीं होती, लेकिन उसी जगह पे उतना ही नमक आप स्प्रिंकल करते हो, वो मिक्स हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, अब इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक है टिंडल इफेक्ट। नाउ टिंडल इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इसमें से क्वेश्चन आती है। सो टिंडल इफेक्ट को अच्छे से जान लेते हैं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? सस्पेंशन ऑफन स्कैटर्ड लाइट ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल कॉजिंग द पाथ ऑफ लाइट टू बिकम विजिबल। जब हम लोग कोई भी सोल्यूशन से कोई लाइट को पास करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी के कारण वो लाइट पास हो जाती है विदाउट एनी स्कैटरिंग। लेकिन जब भी हम सस्पेंशन से कोई लाइट पार्टिकल को पास करते हैं, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट रहता है, तो वो लाइट को भी स्कैटर करेगी। और लाइट को स्कैटर करना, दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, जिसके कारण वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इन the suspension and not in other solution. Visibility of particle आप देख सकते हो, because of their larger size in the solution you can see no particle because of the homogeneity, but in suspension you can see the particle because of their size is more या size is bigger. Instability, जैसे वहां पे सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है। सस्पेंशन आर जनरली अनस्टेबल, द डिस्पर्स पार्टिकल टेंड्स टू सेटल ओवर टाइम। वहां पे जैसे वो मिक्स हो जाती है और सेटल्ड होने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सेटल्ड होती है, इसीलिए इंस्टेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बहुत सारे बच्चों के लिए होता है। जनरली इन सब से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो ये मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा स्लो और अच्छे से मैं समझा सकूं। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्या चीज? Colloidal solution, also known as colloid, is a type of mixture where one substance, the dispersed phase, जो mix होती है, is finely distributed in another substance, the continuous phase, जो कि homogeneous है, उसको continuous phase कहा जाता है। और जो dispersed phase है, जिसे हमें substance को mix करना है, ये दोनों distributed, equally, finely distributed रहती है। The particles in a colloid are larger than those of a true solution, जो true solution होती है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, उससे पार्टिकल ऑफ कोलॉइड ज्यादा है। मतलब सस्पेंशन से कम बट सॉल्यूशन से ज्यादा, ये बीच का है, इसको कोलॉइडल कहते हैं। पहले सस्पेंशन आती है, सबसे ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद ये कोलॉइड आता है, उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन आती है जिसमें सारी होमोजेनिटी रहती है। तो पार्टिकल्स इन द कोलॉइड आर लार्जर देन दोज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दैट ऑफ सस्पेंशन, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, टू 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड कोलॉइड, इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस, जो कि हमें मिक्स करना है, वेयर वन सब्सटेंस डिस्पर्स्ड फेज इज फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर कंटिन्यूअस फेज। एक जो बेसिकली साइज जिसका बड़ा है, वो किसी सॉल्यूशन में इक्वली और फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको ही कोलॉइडल कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कोलॉइड क्या है? अब ये साइज में बड़ा तो है, सस्पेंशन से छोटा है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जो है उससे तो बड़ा ही है, तो हेटेरोजेनस मिक्सचर ही होगी। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। कोलॉइडल सॉल्यूशन आर हेटेरोजेनस मीनिंग द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो दे मे अपीयर होमोजेनस टू द नेकेड आई, हालांकि वो आंखों में हमें नेकेड आई में क्या दिखते हैं कि वो होमोजेनस है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में नहीं है, इसीलिए इसे हेटेरोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट, मतलब सस्पेंशन से ज्यादा और ट्रू सॉल्यूशन से कम, सॉरी, ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा सस्पेंशन से कम, दैट इज कॉल्ड द पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड। स्टेबिलिटी, ये डू नॉट सेटल्ड आउट ऑफ द मिक्सचर अपॉन स्टैंडिंग और स्टेबल ओवर टाइम। तो ये स्टेबिलिटी तो है, जैसे सस्पेंशन में स्टेबिलिटी नहीं होती, इसमें स्टेबिलिटी है क्योंकि वो होमोजेनिटी मेंटेन्ड रहती है। और इसमें भी हम लोग टिंडल इफेक्ट कर सकते हैं। तो टिंडल इफेक्ट स्कैटर लाइट मेकिंग द पाथ ऑफ बीम विजिबल व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द कोलॉइड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आपकी
सस्पेंशन में होती है, कोलॉइड में होती है, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होती है। सेकेंडली, पार्टिकल साइज सस्पेंशन में ज्यादा है, कोलॉइड में भी ज्यादा है, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं है। स्टेबिलिटी सस्पेंशन में नहीं है, कोलॉइड में तो है, और ट्रू सॉल्यूशन में भी है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूं या होमोजेनिटी की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन में बिल्कुल है, कोलॉइड में भी है, और सस्पेंशन में बिल्कुल नहीं है। थर्ड लास्टली, हेटेरोजेनस मिक्सचर दोनों ही है, सस्पेंशन भी है, कोलॉइड भी है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, अब ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए, समझ लीजिए, और जितना मैंने इस स्लाइड में लिखा है उतना ही आपको जानना है। पहला टाइप्स ऑफ कोलॉइड में पहला आता है सॉल। नाउ दिस सॉल कम्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मतलब डिस्पर्स फेज है सॉलिड, और होमोजेनस या कंटिन्यूअस फेज है लिक्विड। नाउ एग्जांपल जैसे पेंट। Now the paint is something where the solid is mixed with the liquid to form paint. Muddy water. Muddy water में mud is the solid which is mixed to liquid. So these are called sol. Solid particle dispersed in liquid medium. Solid particle को mix किया जाता है in the dispersed medium. तो जैसे हम लोग कोई मिट्टी को जब हम पानी में घोलते हैं तो आप देखना कि वो क्लेई वाटर तो बन जाती है, लेकिन वो बहुत सॉल्यूशन जैसा ही लगता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द सॉल्व। तो क्लेई वाटर को आप सॉल्व कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द जेल। अब जेल बहुत तरीके की होती है, जैसे हम लोग बीच में जब कोरोना हुआ था तो सैनिटाइजर सब जेल में आ रहे थे, कुछ लोग हेयर जेल लगाते हैं। तो जेल में आप देखना इट्स लुक लाइक अ लिक्विड, बट सॉलिड टाइप ऑफ लिक्विड, तो उसको जेल कहा जाता है। और एक तरीके की केमिकल होती है, मुझे अभी याद तो नहीं आ रही है वो केमिकल का नाम, जिसको मिक्स करके पानी को भी हम लोग जेल बना सकते हैं। तो वो लिक्विड को कोरोना के टाइम में बहुत प्राइस उनकी हाई हो गई थी, सुना था वो न्यूज में आ रही थी। तो वो वाली जो केमिकल है वो पाउडर टाइप की लिक्विड जैसी होती है, और पाउडर टाइप की सॉलिड ग्रेन्यूल्स जैसी होती है। उसको पानी में डालने से पानी की जो स्ट्रक्चर है वो जेल जैसी हो जाती है, और काफी चीजों में ये यूज भी होती है। जैसे हम लोग एलोवेरा जेल जो मार्केट से यूज करते हैं उसमें एलोवेरा की कंटेंट रहती है, लेकिन बहुत कम रहती है जो एलोवेरा की एक्सट्रैक्ट होती है। सबसे ज्यादा जो होती है वो पानी में वो पार्टिकल यूज करके उसको जेल बनाते हैं, और उसके बाद उसमें एक्सट्रैक्शन डालते हैं। और मार्केटिंग लोग तो उसे एलोवेरा कहते हैं, और आप लोग खरीदते भी हैं, और हम लोग सब खरीदते हैं। तो बस, तो वो जेल है। तो जेल में क्या है कि लिक्विड जब हम सॉलिड में मिक्स करते हैं, तो लिक्विड जब हम सॉलिड में मिक्स करते हैं, जैसे जेली हुई, जेली में बेसिकली पानी, जब हम लोग एक पाउडर होता है जिसको अगर अगर पाउडर कहते हैं या जेलेटिन पाउडर कहते हैं, ये सॉलिड होता है, इसमें हम पानी ऐड करते हैं तो वो धीरे 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 जेल फॉर्म होती है। चीज भी एक तरीके का जेल फॉर्म ही है। इमल्शन, इमल्शन मतलब लिक्विड को लिक्विड में डालना। जैसे एक एग्जांपल है मिल्क, दूसरा है मेयोनीज। अगर आप कभी घर पे मेयोनीज बनाए होंगे तो आप देखना एग वाइट को डाला जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑयल डाले जाते हैं, तो एग वाइट इज ऑल्सो अ लिक्विड। देन उसके ऊपर ऑयल डाली जाती है, वो भी लिक्विड है, और उनको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया जाता है, और फिर मेयोनीज बनते हैं। सो लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स इनटू अनदर लिक्विड मीडियम, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। नेक्स्ट इज फोम। फोम जैसे हम लोग शेविंग जो लोग करते हैं, आपके घर में जो शेविंग करते हैं, फोम जेल से शेविंग की जाती है, और वो एक क्लाउडी नेचर का होता है। सो बेसिकली गैस को लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म के साथ मिक्स की जाती है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस है, जो मैंने पहले लिखा है, और कंटिन्यूअस फेज है उसे मैंने बाद में लिखा है, उसके साथ ये मिक्स होती है। जैसे विप्ड क्रीम हुआ, तो विप्ड क्रीम में क्या होता है, जो क्रीम होती है उसको बहुत बार हम लोग फेंटते हैं, जितना फेंटेंगे उतना गैस उसके अंदर जाती रहेगी, और वो फूला हुआ फ्लफी टाइप की दिखेगी। आप देखना एक कुछ दिन पहले की बात है, अभी भी शायद कहीं पे कोई फेमस है जो फ्लफी ऑमलेट बनाते हैं, और आप देखना वो एकदम फूला केक जैसा लगता है। पांच छह अंडे मिलाकर, पता नहीं इतने अंडे कैसे लोग खाते हैं, लेकिन पांच छह अंडे का मिलाकर एक फ्लफी का ऑमलेट बनाते हैं। तो वो जो ऑमलेट बनाई जाती है उसके अंदर जो फेंटना होता है, उसके
उसी पे डिपेंड करती है वो कितनी फ्लफी होगी। जितना अच्छा आप फेंट पाओगे उतना अच्छा फ्लफी होगी। या फिर केक वगैरह जब भी हम बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं या जिसमें ये जो हम उसकी फ्लफीनेस को बढ़ाने के लिए जो चीज को बनाते हैं उसको फोम कहा जाता है। नेक्स्ट इज द एरोसोल। एरोसोल फिर से सॉलिड होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें हम लोग उसे मिक्स करते हैं उसको लिक्विड इन गैस। तो सॉलिड और लिक्विड को जब हम गैस में मिक्स करते हैं उसको एरोसोल कहता है। जैसे स्मोक, तो स्मोक क्या होती है, सॉलिड जब गैस के साथ मिक्स होती है तो वो स्मोक कहलाती है। नेक्स्ट इज द मिस्ट। व्हेन वाटर इज गेट मिक्सड विद द गैस इट फॉर्म मिस्ट। तो सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन अ गैस मीडियम टू फॉर्म एरोसोल। तो होपफुली टाइप्स ऑफ कोलॉइड आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल से मैंने समझाया। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, जैसे जैसे ये है इसको इस तरीके से ही पढ़िएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड से। सो द नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। ये कुछ टेंडेंसीज है जिससे हमें प्रॉपर्टीज पता चलती है। एक है ब्राउनियन मोशन। नाउ रॉबर्ट ब्राउन के ऊपर ये ब्राउनियन मोशन बनी है, और ये ब्राउनियन मोशन कहते हैं कि किसी एक पार्टिकल को जब हम लोग किसी लिक्विड में डालते हैं, मतलब जैसे पोलन ग्रेन हुआ या छोटे से सरसों के दाने जैसे छोटे, या कुछ भी ऐसे छोटा सा पॉलन ग्रेन जैसा इतना छोटा सा पानी में डालते हो, यू विल सी दैट इट स्टार्ट्स मूविंग। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज को पढ़े थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उससे डिफाइन करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सो ये ब्राउनियन मोशन उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। कोलॉइड में क्या होती है, the particles in a colloid solution exhibit random movement due to the collision with the molecules of the dispersed medium. डिस्पर्शन के साथ ये कोलाइड करते रहते हैं तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। दैट zigzag पैटर्न ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, colloidal particle can move in an electric field due to their charge and that process is called electrophoresis। जब आप उसे चार्ज देते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड एक सर्किट बना देते हो, तो द कोलॉइड पार्टिकल्स, कोलॉइडल जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ड्यू टू द चार्ज फ्लो वो भी मूव करते रहते हैं। कोआगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट भी है। कोआगुलेशन का मतलब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल कैन एग्रीगेट, मतलब एक जगह सम्मिलित होना, टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल, सारे एक जगह होकर एक बड़ी पार्टिकल बनाना, विच में सेटल्ड आउट ऑफ मिक्सचर, जो सेटल्ड मिक्सचर से अलग हो जाते हैं। दिस कैन बी इंड्यूस्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं उसमें तो वो कोआगुलेट कर जाती है, मिक्स हो जाती है, एक जगह होकर वो एक अलग कोई चीज बनती है, एक बड़ा एलिमेंट बन जाती है। सॉरी, नॉट एलिमेंट बट एक बड़ा पार्टिकल सा बनता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन और फ्लॉकुलेशन। Adsorption, adsorption, not absorption. Adsorption is colloidal particle have a larger surface area and can adsorb substance onto their surface. Absorb मतलब उसके अंदर समा लेना, और adsorb मतलब उसके पास चिपका लेना, उसके ऊपर चिपका लेना। सो एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब में मतलब समझ लो, एब्जॉर्ब का मतलब समा लेना और एडजॉर्ब का मतलब चिपका लेना, तो वो अपने पास खींच लेता है। ना बहुत इजी एक चीज है फिजिकल चेंज, आप बुक में भी देखना यही फ्लो मेंटेन हुई है, और उसको ही मैंने थोड़ा सा उसमें ज्यादा नॉलेजेबल कुछ नोट्स वगैरह डालकर जो मैं क्लास में भी करवाता हूँ, तो वही चीज को मैंने इसमें भी कोशिश किया है इसमें डाल देने की। होपफुली ये आपको आगे कोई भी चीज आप जब करते हो तो उसमें आपको हेल्प करेंगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि चैप्टर भी उतना ही लंबा है। Now, the physical change, what is physical change? A physical change is the type of change in which the form of matter is altered, but one substance is not transformed into other. मतलब जैसे आइस से वाटर हुआ, वाटर से गैस हुआ, तो जो मेन पार्टिकल मॉलिक्यूलर लेवल में जो पार्टिकल है वो वाटर ही है। वो आइस बन रहा था, फिर वाटर बना, फिर वो गैस बना, बट मॉलिक्यूलर लेवल में वो H2O ही है तीनों फेज में। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब स्टेट चेंज हो रही है लेकिन न्यू फॉर्मेशन नहीं हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज।
केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज इज व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम अदर सब्सटेंस, तो दैट is called the chemical change. So chemical change occurs when substance interact to form new substance with the different chemical properties. So that is called chemical change. So during chemical change, the molecular structure of the substance is altered, resulting in a new substance with different composition and properties. Now characteristics of a physical change, no new substance form, कोई new substance नहीं बनेगी. Reversibility, हाँ reversible कर सकते हैं. आइस से वाटर, वाटर से गैस, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से आइस, हम लोग कर सकते हैं. एनर्जी चेंज, ऑफ कोर्स एनर्जी चेंजेस लाइक हीट एब्जॉर्प्शन और रिलीशन. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था. एनर्जी चेंज तो होती है, तो बिल्कुल इसमें होंगी. एग्जाम्पल क्या है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कटिंग, बेंडिंग, डिसॉल्विंग, सारी चीज होंगी. जैसे हम लोग किसी एक क्यूब चीनी, बड़ी क्यूब जो होती है, वो मैंने चीनी चाय में डाली और चाय मीठी हो गई. अब चाय में वो चीनी सारी घुलेंगी तब जाके वो मीठी होंगी. तो चाय में जब मैंने चीनी को डाली और वो घुल गई, तो चीनी जब मैंने चाय में नहीं डाली थी, या चीनी का एक बड़ा सा क्यूब का जो टेस्ट होगा, वो चाय में घुलने के बाद भी उसका टेस्ट वही रहता है. तो मॉलिक्यूलर लेवल में वो चीनी ही है. ठीक है. सो दिस इज द कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. ऑफ कोर्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. इरिवर्सिबिलिटी, एक बार वो सब्सटेंस बन गए फिर से हम बैक नहीं कर सकते. कुछ कुछ केसेस में कर सकते हैं. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ रिएक्शंस में हम लोग कर सकते हैं, बट जनरली अगर कोई केमिकल बन चुकी है तो उसको हम रिवर्सिबल फिर से नहीं कर सकते हैं. एनर्जी चेंजेस, ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंजेस accompanying such as heat, light, sound being absorbed or released. तो बहुत सारे रिएक्शन जब होते हैं उसमें से हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है. कुछ में लाइट की जरूरत होती है, कुछ में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में हमें लाइट की जरूरत होती है. उस तरीके की बहुत सारी चेंजेस की जरूरत होती है जो हमें केमिकल चेंजेस में जरूरत होती. एग्जाम्पल रस्टिंग. रस्टिंग में जैसे जंग लग जाना. तो रस्टिंग इसमें पानी की, ह्यूमिडिटी की और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिससे वो रस्टिंग हो सके. नेक्स्ट इज बर्निंग. डाइजेशन. डाइजेशन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आती है काम में, जिससे हम लोग को वो डाइजेशन में इजी होती है. फर्मेंटेशन, जब किसी चीज को हम फर्मेंट करते हैं, जैसे हम लोग नान बनाते हैं या केक बनाते हैं, केक नहीं, नान बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, या ईस्ट से हम लोग जो भी खाने बनाते हैं, कुलचा बनाते हैं, इन सब चीजों में फर्मेंटेशन की जरूरत होती है. एंड द लास्ट इज द बेकिंग, वेयर केक में हम लोग इसे यूज करते हैं. एंड फाइनल प्रोडक्ट इज द केक व्हाट वी मेक. सो इट्स कंप्लीटली अ केमिकल चेंज. एक इजी एग्जांपल से केमिकल चेंज अगर मैं बताऊं, तो 2 मिनट की जो नूडल्स या मैगी बनाते हैं आप, तो आप देखना जो मैगी पहले थी सॉलिड वाली, जो कर्ली टाइप की जो एक क्यूब बनते मैगी होते हैं, अब उसको आपने डाला, मसाला डाला, और वो थोड़े से खुल जाते हैं गर्म पानी में, और वो मसाले के लिए कलर चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट अलग हो जाता है. तो ये जो एक न्यू प्रोडक्ट बनी उसको भी केमिकल चेंज ही कहा जाता है. बट इसे एग्जाम्पल में मत लिखना, जो एग्जाम्पल में स्लाइड में लिखा हुआ है वही चीज को अच्छे से समझ लो और इसी का नोट्स बनाना. ठीक है. मैगी वाला एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिखना, मार्क्स काट देंगे. Next is pure substance. A pure substance is a form of matter that has constant composition and property that are consistent throughout the sample. Pure substance का मतलब यही है. Homogeneous, फिर से homogeneous मतलब constant composition throughout the properties. Property हर जगह same है और consistent throughout the sample. सब जगह पे वही है. अगर मैं किसी pure substance की बात करूं, तो वो pure substance throughout the substance will be remain pure. Now, pure substance is made up only one type of particle which can be either element or compound. Either वो element होगा या compound होगा, लेकिन वो pure होगी. चारों तरफ उसकी पूरी जो उसकी पेरीमीटर है उसमें वो प्योरिटी रहेंगी. दे हैव डिस्टिंक्ट एंड मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी. सब कुछ सेम होगा. डेंसिटी, मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, सारे चीज उनके सेम ही रहेंगे. Characteristics of the pure substance: uniform composition. Pure substance have uniform and definite composition. Every sample of a pure substance have same chemical composition. ऐसा ना हो कि जैसे एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट जैसे Na, सोडियम, नाइट्रियम उसकी साइंटिफिक नेम है. तो
सोडियम की एंटायर सोडियम विल रिमेन सोडियम ओनली, मॉलिक्यूलर लेवल में भी सोडियम होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सोडियम होगी। अगर मैं वाटर की बात करूं तो H2O है, तो H2O थ्रू आउट H2O ही होगा, उसमें अचानक से सोडियम या अचानक से मैग्नीशियम नहीं आ सकती, वो सोडियम की ही कैरेक्टरिस्टिक्स सोडियम में रहेंगी और H2O की कैरेक्टरिस्टिक्स H2O वाली कंपाउंड में ही रहेंगी। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। Definite properties, pure substance have specific and consistent property like melting point, boiling point, density. Definite properties होंगी, melting point, boiling point, density, pure substance में specific and consistent ही होंगी। मतलब कभी ये हुआ कभी वो हुआ ऐसा नहीं हो सकता, जो है सब में वही रहेंगी। Cannot be separated by physical means, आप physical means से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। Pure substance cannot be separated into other substance by physical methods such as filtration, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन। आप H2O को इवापोरेट करोगे, पूरी H2O उब जाएगी, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन आप अगर सॉल्ट वाटर, जैसे सॉल्यूशन में होता है, सॉल्ट वाटर को इवापोरेट करते हो या बॉईल करते हो तो वाटर उब जाएगी, जो बच जाएगा वो सॉल्ट है। तो प्योर सब्सटेंस समझ में आ गई। आप वाटर को या किसी एक कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते विथ एनी फिजिकल प्रोसेस। Types of pure substance. There are only two types of pure substance. One is the element and another is the compound. ये एक element है ऑक्सीजन, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है या मास नंबर है, ये ऑक्सीजन है एक एलिमेंट, और ये एक कंपाउंड है H2O। इसमें हालांकि ये अगर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में कहूँ तो ये H और ये H है और ये बड़ी वाली ये O होती है, लेकिन कार्टूनिक फिगर पता नहीं ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों दिए है, ये कुछ H2O का स्ट्रक्चर ऐसे बना है, बट साइंटिफिकली दिस इज रॉन्ग। ओके, बट ये अच्छा लग रहा है इसीलिए शायद दिया होगा। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? सो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। एलिमेंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस, इससे ज्यादा हम उसे तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट एग्जांपल मैंने पहले दिया, जैसे ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में आपको और भी मिलेंगे। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप का। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही मिलेंगी, कार्बन में कार्बन ही मिलेगा, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ही मिलेगा, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ही मिलेगा। तो एलिमेंट जैसे है ऑक्सीजन O2 गैस, कलरलेस गैस दैट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, गोल्ड Au, कार्बन C। अच्छा, O2 जब बनाते हैं ये मॉलिक्यूल बन जाता है, तो बेसिकली O2 नहीं, O इज द एलिमेंट, O2 करेंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट दैट आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन ये इंपॉर्टेंट है, अगर फिक्स नहीं है तो फिर वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो टू और मोर एलिमेंट को मिलाकर एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब हम लोग कोई चीज बनती है उसको कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। तो H2O को हम इलेक्ट्रिक स्पार्क दे, एक रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क दे तो H और O अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल मींस से अलग कर सकते हैं। जैसे वाटर है H2O, composed of hydrogen and oxygen, it has a fixed ratio of 2:1 hydrogen to oxygen। उसी तरह सॉल्ट NaCl, composed of sodium and chlorine, it has a fixed ratio 1:1। तो ये रेशियो आपकी होनी चाहिए, और दो और तीन एलिमेंट से आप कोई कंपाउंड बना सकते हो, और इसे आप सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हो बाय केमिकल मींस। So this is all about the chapter 2, which is matter around us is pure। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जैसे ये चार चैप्टर कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री के क्लास 9 की, जो पहला चैप्टर है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। फिर हम लोग चैप्टर 2 इस बार अभी कंप्लीट किए, इस मैटर अराउंड अस इज प्योर। उसके बाद हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये कंप्लीट करके फिर हम लोग केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट, सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आंसर राइटिंग, इन सब चीजों में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प हो रही है, आपकी सेल्फ स्टडी में हेल्प हो रही है, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है, आपको हेल्प हो रही है। आपकी अगर डाउट है तो हमारे फेसबुक पेज में आ सकते हैं, आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई फीडबैक हो तो। और ये सारी चीजें हमें सपोर्ट करती है और ऐसे और
नए तरीके से वीडियो को सामने लाने की। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 3 एंड दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हम लोग आगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड होपफुली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोग ने देख लिया होगा और आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।